साल था 1969। 20 जुलाई के दिन लगभग पूरी दुनिया के अखबारों में सिर्फ एक ही बात थी, आखिरकार इंसान चांद पर पहुंच ही गया। नील आर्मस्ट्रांग और उनके क्रू ने इस सपने को पूरा कर दिखाया था, लेकिन क्या ये सपना पूरा करना इतना आसान था? दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स मून लैंडिंग को फेक बताते हैं। आखिर क्या है इस बात का पूरा सच? और सबसे जरूरी कि चांद पर हुए इस मिशन के बाद नासा ने आखिर क्यों चांद पर दोबारा कोई मिशन नहीं किया? अपोलो मिशन और उससे जुड़े कई रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस बातचीत में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं मून लैंडिंग के फेक और रियल होने के क्लेम के बारे में। कई लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि मून लैंडिंग फेक है, लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर मून लैंडिंग फेक होती तो इसका पता बहुत पहले ही चल जाता, क्योंकि अगर नासा और उसके काम करने वाले 4 लाख लोग इतने बड़े सच को छुपा सकते हैं तो इससे ज्यादा हैरानी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मून लैंडिंग के रियल होने का दूसरा सबूत है वो फोटोग्राफिक एविडेंस जो कि दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से मिले हैं, जिनमें हम एस्ट्रोनॉट के पैरों को भी देख सकते हैं और साथ में उनके अलग अलग देशों के अलग अलग झंडों को भी। और नासा की इस मून लैंडिंग को फेक बताने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि नासा के बाद भी कई देशों के लोग चांद पर गए हैं और उन्होंने नासा के इस क्लेम को झुटलाया नहीं है। तो मून लैंडिंग तो रियल थी, लेकिन आखिर क्यों इस लैंडिंग के बाद कभी भी नासा ने चांद से जुड़ा कोई दूसरा मिशन नहीं किया? इस सवाल का जवाब जानेंगे अंत में, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस ऐसी घटना के बारे में मून लैंडिंग के बड़े बड़े फैन नहीं जानते, जिसके बारे में चांद पर कदम रखने से पहले कुछ ऐसा होने वाला था जिसके कारण सभी एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती थी। 16 जुलाई 1969 दोपहर के 1:32 पर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का हिस्सा थे कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, पायलट बज एल्ड्रिन और मेजर जनरल माइकल कोल्सन, जो कि उस मिशन में टेस्ट पायलट की भूमिका भी निभा रहे थे। मिशन शुरू हुआ और पृथ्वी की कक्षा से निकलते समय तक ये कहा जा सकता था कि सब कुछ सामान्य ही था। ऐसा लग रहा था कि इस मिशन को आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आई जिनसे लगा कि ये मिशन हमेशा के लिए डिरेल हो चुका है। पृथ्वी से निकलने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंचा और वहां उसकी कक्षा में एंटर हुआ। इस जगह पर यह उम्मीद की जा सकती थी कि बड़ी ही आसानी से वो चांद पर उतर जाता, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट चांद के 7 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर पहुंचा, अचानक से डैशबोर्ड में एक एरर कोड शो होने लगा। ये एरर कोड था 1202। वैसे तो जितने भी एरर कोड डैशबोर्ड पर शो होते हैं उनके बारे में एस्ट्रोनॉट को पता होता है, लेकिन यहाँ कमांडर आर्मस्ट्रांग और पायलट एल्ड्रिन इस कोड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। पृथ्वी से संपर्क करने पर उन्हें निर्देश दिया गया कि वो अपनी लैंडिंग पर ध्यान दें, लेकिन तब ही कमांडर आर्मस्ट्रांग ने डैशबोर्ड पर ऐसा कुछ देखा जो कि उन्हें डरा देने के लिए काफी था। उन्होंने देखा कि डैशबोर्ड पर जो एरर कोड शो हो रहा है वो लैंडिंग के समय को लेकर है। दोस्तों, कोड के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दें कि जब भी इस तरह का कोई स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाता है तब अलग अलग तरह की गलतियों को दर्शाने के लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं जो कि उन गलतियों के हो जाने पर शो हो जाएं और उन्हें ठीक किया जा सके। जैसे कुछ ढूंढ न पाने पर हम एरर 404 का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से उस स्पेसक्राफ्ट में भी कई तरह के एरर्स के सेट को यूज किया गया था। ये सभी एरर जब रिहर्सल के लिए स्पेसक्राफ्ट को चलाया गया था तब पायलट की समझ में आ गई थी, लेकिन ये एरर उस दौरान उनकी नजरों के सामने नहीं आई थी। और आती भी कैसे? ये एरर सीधा लैंडिंग से जुड़ी थी। आपको बता दें कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट कहीं लैंड करता है तो उसके लैंडिंग का समय और उसके उतरने का एंगल और उसके उतरने की जगह हर चीज को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। और यही केस अपोलो 11 में भी था और ये एरर कोड यही दर्शा रही थी कि लैंडिंग के समय में बदलाव हो चुका है। ये बदलाव था बस 4 सेकंड का। लैंडिंग सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे स्पेसक्राफ्ट में ये स्पीड कई किलोमीटर का फर्क पैदा कर सकती थी और इनके लैंड करने की जगह को पूरी तरह से बदल सकती थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडिंग करने के लिए किसी ऐसी जगह को चुना गया होगा जिसका सरफेस लैंड करने के लिए बेहतर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, लेकिन ये 4 सेकंड किसी ऐसी जगह पर पहुंचा सकते थे जहां से स्पेसक्राफ्ट गिर जाए। यानी कि ये 4 सेकंड 4 लोगों की जान लेने के लिए काफी थे। वो 3 जो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद थे और चौथा मानवता का चांद पर कदम रखने का सपना। अब क्रू मेंबर के सामने ईश्वर को याद करने के सिवाय और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उनकी तरफ से लगातार ये पूछा जा रहा था कि कोड 1201 और 1202 क्या है, लेकिन नासा की तरफ से यही जवाब आ रहा था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपने मून लैंडिंग के समय की वीडियो को देखा हो तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि पायलट आपस में बात कर रहे हैं और ये बातें कुछ टेक्निकल लग रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये बातें टेक्निकल ना होकर मौत के कुछ पहले खुद को बचाने की आखिरी कोशिश है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं आगे चलकर क्रू ने खुद को बचाया भी और मून लैंडिंग भी सफल हुई। लैंडिंग के बाद हम सब जानते हैं कि कैसे कमांडर आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और उसके बाद पायलट बज एल्ड्रिन ने इस पर अपना दूसरा कदम रखा और कैसे मेजर जनरल माइकल कॉलिंस क्राफ्ट के अंदर ही मौजूद थे और टेस्टिंग पायलट के तौर पर निगरानी कर रहे थे। हालांकि जिस जगह पर लैंडिंग हुई थी वहां भी उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां बर्फ जमी हुई थी जिसके कारण उन्हें अपने स्केड्यूल टाइम से ज्यादा वहां रुकना पड़ा और टेक ऑफ के लिए सही परिस्थितियों के होने का इंतजार करना पड़ा। ये मिशन मुश्किलों से भरा था और रास्ते में तो ये तक स्थिति बन गई थी कि हो सकता है इन्हें अपने प्लेन को लो फ्यूल के कारण क्रैश करना पड़े, लेकिन ये पहला मून मिशन सफल हुआ और ये मिशन आखिर भी था। इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्यों था ये मिशन नासा का आखिरी मिशन। इसके पीछे कई कारण है। पहला तो यही
यही कि चांद पर जाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। दूसरा यह है कि चांद पर जितना सब एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था हो चुका है और नासा के मिशन से जुड़ी जरूरी बात हमेशा रही है कि अपने मिशन से सभ्यता की तरफ मूव करना चाहते हैं। अपोलो 11 से नासा को ये पता चल चुका था कि यहाँ काम नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों ये थी मून लैंडिंग की अनसुनी कहानी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।